हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने कंपनी ऑडिट में बेसिकली जो डिस्कस किया था वो किया था ड्यूटीज़ ऑफ एन ऑडिटर, जिसमें मैंने आपसे बात करी थी सबसे पहले कि ऑडिटर की ड्यूटी क्या होती है। कुछ मैटर्स पे उसे इंक्वायर करना पड़ता है, ठीक है। ऑडिट कर रहा है वो, कुछ कॉन्फिडेंशियल, कुछ ऐसे एसेंशियल मैटर्स होते हैं जिनकी रिपोर्टिंग देना ज़रूरी होता है ऑडिट रिपोर्ट में, तो उसे इंक्वायर करना, ठीक है। उसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। फिर मैंने आपको बताया था कि ऑडिट रिपोर्ट साइन करने की ड्यूटी होती है, और अगर पार्टनरशिप फर्म है तो जितने भी पार्टनर सीएज हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो ही ऑथराइज्ड होंगे फर्म के बिहाफ पे एक्ट करने में। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करना, जो कि एनएफआरए यानी कि नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी रिकमेंड करता है आईसीएआई को, और आईसीएआई रिकमेंड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ताकि वो मेनली यूज होने लगे, प्रिस्क्राइब्ड हो जाए, ठीक है। उसके अलावा ड्यूटी टू रिपोर्ट, ऑडिटर को कुछ बातों की रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। क्या जो भी इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन उसे मिली है, उसकी नॉलेज में बेस्ट है, जो भी ऑडिट के पर्पस से उसने ली है वो कंप्लीट है कि नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन उसने ऑब्टेन कर ली है कि नहीं करी है, प्रॉपर बुक्स एंड अकाउंट्स जो लॉ के हिसाब से जैसे मेंटेन होनी चाहिए थी वैसे मेंटेन करी है कंपनी ने, रिटर्न्स जो भी ब्रांचेस के थे वो भी ब्रांचेस अगर विजिट नहीं हुई है तो ब्रांचेस से वो रिटर्न लेके उन्हें स्टडी करके उन्हें चेक कर लिया है, ऑब्जर्व कर लिया है कि वो भी प्रॉपर है, कंप्लीट है। कोई भी ब्रांच ऑफिस की रिपोर्ट है जो किसी दूसरे ब्रांच ऑडिटर ने बनाई है, जो भी उस ब्रांच का ऑडिट किया होगा, तो उसे चेक कर लिया है, उसकी रिपोर्ट भी स्टडी कर ली है, जो कि किसी और ऑडिटर ने बनाई है अदर देन दी कंपनी ऑडिटर, ठीक है। अब कंपनी की बैलेंस शीट्स पीएल जो है वो इन अग्रीमेंट विद बुक्स एंड अकाउंट्स हो, रिटर्न्स हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लाई करें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, ऑब्जर्वेशंस कमेंट्स जो हैं उनका अगर कोई एडवर्स इफेक्ट हो सकता है कंपनी पे, जैसे अगर कुछ ऑब्जर्वेशंस ऑडिटर को मिली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे तो उसका अगर कोई इम्पैक्ट हो सकता है तो उसे भी ज़रूर रिपोर्ट करें। कोई डायरेक्टर तो नहीं डिस्क्वालिफाइड है, ये सब बातें मैंने आपसे डिस्कस की थी। फिर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के बारे में बताया था कि कंपनी के एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल हैं भी कि नहीं, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की डेफिनेशन कुछ उसके बारे में मैंने आपको ब्रीफ भी किया था। फिर किस किस कंपनी को इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल लगाना ज़रूरी होता है उस बारे में भी मैंने आपको बताया था डिटेल में, ठीक। अब इसके अलावा जो पॉइंट था वो था कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल CAAR का रूल 11, जो कि प्रिस्क्राइब करता है कि कंपनी को कुछ डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं कि उसके कोई पेंडिंग लिटिगेशंस तो नहीं है, उसने सारी प्रोविजनिंग प्रॉपर तरीके से की है कि नहीं की है, जितने भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें। फिर कोई भी अमाउंट ट्रांसफ़र करने में डिले तो नहीं किया है कंपनी ने, किसमें, IEPF, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। समझ गए आप लोग। इसके अलावा जो पॉइंट है इसी टॉपिक पे, अभी हम क्योंकि ड्यूटीज़ पढ़ रहे हैं तो ड्यूटीज़ में जो 5th पॉइंट है वो है ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉड्स। अब इसमें भी जो आप लोग सबके लिए जो बात लिखी गई है वो लिखी गई है CAAR की ही लिखी गई है, रूल 13 की लिखी गई है कि अगर कोई ऑडिटर है कंपनी का, ड्यूटीज परफॉर्म करते टाइम उसे लगता है ऐसा कि कोई फ्रॉड हो रहा है तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अच्छा, ऑडिटर के पास रीजंस टू बिलीव हैं कि कोई भी फ्रॉड है which involves or is expected to involve individually an amount of 1 crore or above is being or has been committed in the company by its officers or employees, the auditor shall report the matter to the central government. साफ साफ वो मैटर रिपोर्ट किसे होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को होगा। कब रिपोर्ट होगा, जब ऑडिटर को ऐसा लगता है, ये रूल 13 के अकॉर्डिंग बात लिखी गई है इसमें, रूल 13 CAAR के जो रूल्स प्रिस्क्राइब्ड हैं उसके अकॉर्डिंग बात लिखी गई है।
अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है, उसने ऑब्जर्व किया है, उसने देखा है कि कंपनी में जो फ्रॉड किया है ऑफिसर्स ने या एम्प्लॉइज ने वो 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का है, तो ये मैटर तुरंत से तुरंत रिपोर्ट किसे होगा? सीजी को होगा। रिपोर्ट किसे होगा? सीजी को होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को होगा, विद इन सच टाइम एंड इन सच मैनर। अब इसके जो सब पॉइंट्स हैं वो क्या कहते हैं? देखिए, पॉइंट जो मेन है वो तो है ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉड्स। उसका ए पार्ट है रिपोर्टिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका बी पार्ट कहता है रिपोर्टिंग टू द ऑडिट कमिटी और बोर्ड। अब यहाँ पे जो बात करी है ना मेनली, वो करी है जब फ्रॉड अमाउंट जो है वो 1 करोड़ या उससे ऊपर हो, तो किसे रिपोर्ट करना है? सीजी को। ठीक, लेकिन अगर फ्रॉड अमाउंट 1 करोड़ या उससे कम है, तब फिर रिपोर्टिंग किसे होगी? तब रिपोर्टिंग होगी ऑडिट कमिटी को। अगर सेक्शन 177 में जिन कंपनीज को कॉन्स्टिट्यूट करनी होती है ना ऑडिट कमिटी, वो कॉन्स्टिट्यूट कर रही है, या फिर बोर्ड। विद इन सच टाइम एंड मैनर क्यों लिखा जाता है? क्योंकि लॉ में कोई भी ऐसा टाइम, कोई भी ऐसा मैनर प्रिस्क्राइब्ड नहीं है कि कितने टाइम में, कितने पीरियड में रिपोर्टिंग करनी है, कैसे करनी है, वो ऐसा कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं है। विद इन सच टाइम मैनर इसलिए लिख दिया जाता है कि जो भी टाइम हो, जो भी मैनर हो, वो रीजनेबल हो, वो सही हो, जस्टिफाइबल हो, ना ज़्यादा लेट रिपोर्टिंग हो, ना बहुत ज़्यादा मतलब टाइमली रिपोर्टिंग हो जाए, बहुत ज़्यादा लेट ना हो। उसके बाद क्या बोलते हैं? डिस्क्लोजर इन बोर्ड्स रिपोर्ट। कंपनीज जिनके ऑडिटर्स ने फ्रॉड रिपोर्टिंग करी है अंडर द सबसेक्शन 12 टू द ऑडिट कमिटी या बोर्ड पे, लेकिन सीजी को रिपोर्टिंग नहीं करी है, तो वो सारी डिटेल्स फ्रॉड की कहाँ लिखेंगे? बोर्ड रिपोर्ट में लिखेंगे। ठीक है, ऑडिटर ने जैसे ऑडिट कमिटी को बता दिया, जहां ऑडिट कमिटी फॉर्मुलेट नहीं हुई है वहां उसने बोर्ड को बता दिया कि ये फ्रॉड हुआ है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं बताया, तो बोर्ड रिपोर्ट में मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज लिखी गई है, सबसेक्शन 13 क्या कहता है सेक्शन 143 का। देखिए, कंपनीज एक्ट का ये सबसेक्शन जो है सेफगार्ड करता है द एक्ट ऑफ फ्रॉड रिपोर्टिंग बाय द ऑडिटर if it is done in good faith. It states that no duty to which an auditor of a company may be subject to shall be regarded as having been contravened by reason of his reporting the matter above if it is done in good faith. बहुत अच्छी और बहुत ही important बात लिखी गई है। क्या लिखी गई है इसमें? ये मेनली लिखा है कि अगर ऑडिटर फ्रॉड रिपोर्ट कर रहा है कंपनी में, उसे लगता है रीजनेबली, उसने सब देखा, ऑब्जर्व किया, ऑनेस्टली अगर उसे ऐसा लगता है पूरे फेथ से, ठीक है, कोई भी इंटेंशन गलत नहीं है उसका रिपोर्टिंग का, ठीक है, कोई भी किसी भी तरह का उसने अनफेयर मीन्स नहीं यूज किया है, उसे लगता है कंपनी ने फ्रॉड किया है और वो रिपोर्ट कर रहा है, तो उसकी ड्यूटी, किसकी? ऑडिटर की, कंपनी के ऑडिटर की ड्यूटी जो है वो गलत नहीं मानी जाएगी, वो कॉन्ट्रवीन्ड नहीं मानी जाएगी। कॉन्ट्रवीन्ड मतलब कि उसने कोई भी रूल फॉलो ना किया हो, कोई उसने अपनी पावर का मिसयूज किया हो, या रूल फॉलो ना किया हो, प्रोविजंस फॉलो ना किए हो ऐसी रिपोर्टिंग करके, तो ऐसा कुछ भी नहीं माना जाएगा। ऑडिटर को गुड फेथ में ही समझा जाएगा, क्योंकि उसने गुड फेथ में रिपोर्टिंग करी है तो उसे सही माना जाएगा। ये नहीं कहेंगे हम लोग कि उसकी ड्यूटी, उसने अपनी ड्यूटी को गलत यूज किया है अपनी ड्यूटी का, या फिर उसके खिलाफ गया है वो, ऐसा कुछ भी नहीं माना जाएगा। और ये जो प्रोविजंस है ना फ्रॉड रिपोर्टिंग के, ये अप्लाई किसे होंगे? कॉस्ट ऑडिटर को भी होंगे एंड सेक्रेटेरियल ऑडिटर को भी होंगे। ठीक है, सेक्रेटेरियल ऑडिटर जैसे जितने भी कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं वो तो सेक्रेटेरियल ऑडिटर करते हैं, उसकी भी अलग एक रिक्वायरमेंट होती है कंपनीज में कि किन किन कंपनीज को रिक्वायर्ड होता है करना। ठीक है, सेक्शन 204 में प्रिस्क्राइब्ड है सेक्रेटेरियल ऑडिटर। फिर कॉस्ट ऑडिट जिन जिन कंपनीज को कराना है सेक्शन 148 में।
तो यही प्रोविजंस फ्रॉड रिपोर्टिंग के कॉस्ट ऑडिट में भी लगेंगे, सेक्रेटेरियल ऑडिट में भी लगेंगे। और अगर कोई कॉस्ट अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, ऑडिटर है, इन प्रैक्टिस डू नॉट कंप्लाई विद द प्रोविजंस, यानी कि अगर वो फ्रॉड रिपोर्टिंग में कोई भी गलती कर रहा है, सही से रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है, तो उल्टा उस ऑडिटर पे फाइन लग जाएगा, जो कि 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा और एक्सटेंड हो सकता है 25 लाख तक। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन ने जो स्ट्रिक्टनेस दिखाई है वो ऑडिटर पे दिखाई है, कॉस्ट अकाउंटेंट पे दिखाई है, कंपनी सेक्रेटरी पे दिखाई है। उनसे कहा है पहले तो आप फ्रॉड रिपोर्टिंग करिए, गुड फेथ में करिए, आपकी ड्यूटी को गलत नहीं समझा जाएगा। उसके बाद कहा है कि आप फ्रॉड रिपोर्टिंग जब कर लें तो अगर उसमें भी आपने कोई प्रोविजन कंप्लाई नहीं किया, गड़बड़ी की, फ्रॉड रिपोर्टिंग सही तरीके से नहीं की या छुपा ले गए, कंपनी ने मान लीजिए पैसा खिला दिया ऑडिटर को और ऑडिटर छुपा ले गया, ऐसा कुछ हुआ, बाद में अगर डिस्क्लोज होता है तो आप भी फंसोगे, फाइन आप पे भी लगेगा। कंपनी पे तो खैर स्ट्रिक्ट प्रोविजंस होंगे, बट उस पे भी पेनल्टीज, फाइन्स इम्पोज होंगे, किस पे, ऑडिटर पे, जो कि 1 लाख रुपीज से लेस नहीं होंगे, यानी कि मिनिमम 1 लाख का फाइन लगेगा, जो कि एक्सटेंड हो सकता है 25 लाख तक। और इस केस में फ्रॉड रिपोर्टिंग की जहां बात की गई है, तो अभी जो हम एक टॉपिक पढ़ेंगे आगे ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड है, कारो, ठीक, कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2016, तो उसमें भी ये रिपोर्टिंग ऑडिटर करेगा कि कंपनी ने कोई फ्रॉड तो नहीं कमिट किया है, या फिर कोई ऐसा फ्रॉड है जो कि ऑफिसर्स या एम्प्लॉइज ने किया है और उसे नोटिस किया गया है, तो उसे रिपोर्ट किया जाएगा। उसका नेचर क्या है, उसका अमाउंट क्या है, ये पूरी पूरी चीजें जो है कारो में डिस्क्लोज करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ड्यूटी टू रिपोर्ट फ्रॉड्स वाला, इसको आप प्लीज लाइटली मत लेना, क्योंकि अगर मैं फ्रॉड रिपोर्टिंग की बात कर रही हूँ तो इसमें जो है कारो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है कि कारो में भी ऑडिटर रिपोर्ट करेगा। किसके बारे में रिपोर्ट करेगा, फ्रॉड के बारे में। बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजंस हैं कंपनीज ऑडिट के, रिपोर्टिंग बहुत बहुत जगह रिक्वायर्ड होगी, ताकि कहीं ना कहीं से किसी भी तरह से कंप्लीटली कंपनीज का भी एक पूरी जिस्ट मिल जाए कि कंपनी पूरी तरह से फ्रॉड फ्री है, पूरी तरह से एररलेस वर्किंग कर रही है कि नहीं कर रही है, और ऑडिटर भी सही से ऑडिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे इसमें एक एग्जांपल है कि कंपनी का अकाउंटेंट था, उसने फेक इनवॉइसेस एंटर करी परचेजेस की, क्रेडिट परचेजेस की, बोगस इनवॉइसेस दिखाई 50 लाख की, और सारी पेमेंट क्लियर कर दी, बोगस क्रेडिटर्स क्रिएट कर ली और सारी पेमेंट क्लियर कर ली। ऐसा ही कुछ स्कैंडल जो है सत्यम से रिलेटेड था, सत्यम का जो स्कैंडल हुआ था वो भी ऐसे ही था कंपनी का। अब इसमें ऑडिटर को क्या रिक्वायर्ड है कि फ्रॉडलेंट एक्टिविटी रिपोर्ट करे बोर्ड को या ऑडिट कमेटी को, ठीक है, जैसे ही उसे पता चले तो विद इन रीजनेबल टाइम, यानी कि जैसे अगर उसे पता चल रहा है तो 2 दिन के अंदर रिपोर्टिंग करे। और कंपनी भी रिक्वायर्ड है, कंपनी को भी सेम चीज बोर्ड की रिपोर्ट में देना है। जैसे यहाँ पे इसी पॉइंट में आगे लिखा था कि ऑडिटर तो बताए ऑडिट कमेटी को, बोर्ड को, अमाउंट जो है फ्रॉड का 1 करोड़ से लेस है तो ऑडिट कमेटी या बोर्ड को बताए, लेकिन जो कंपनी है जिसमें ऑडिटर रिपोर्टिंग करे तो कंपनी भी सारी डिटेल्स कहाँ लिखे, कहाँ बताए, बोर्ड रिपोर्ट में बताए। तो वही चीज इस केस स्टडी में भी लिखी है कि ऑडिटर तो अपने एंड से रिपोर्टिंग करेगा ही, कंपनी भी करे। अब इस केस में ऑडिटर को सेंट्रल गवर्नमेंट को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ से लेस है, ठीक है। जैसे इसमें भी लिखा हुआ था ना कि 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताइए, उससे नीचे का है तो किसे बताना है, ऑडिट कमेटी को या बोर्ड को, और बोर्ड की रिपोर्ट में जरूर डिस्क्लोज होगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं बता रहे हैं। प्लस दूसरी रिपोर्टिंग कहाँ देनी है, कारो में देनी है, कारो के क्लॉज 10th ऑफ पैराग्राफ 3 में देनी है, ठीक है, कि फ्रॉड हुआ है, नेचर क्या है, अमाउंट क्या है, ठीक। तो वो रिपोर्टिंग कारो में देनी है।
समझ गए आप लोग? फिफ्थ पॉइंट जो है ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉड्स वाला, क्लियर हुआ? अगर कोई भी डाउट हो ज़रूर कमेंट बॉक्स पर लिख के भेजिए। अब इसके अलावा क्या पॉइंट आता है? इसके अलावा पॉइंट आता है ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन एनी अदर मैटर स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है और एनएफआरए है, जैसे इन्होंने स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब किए, एनएफआरए ने रिकमेंड किए आईसीएआई को, फिर आईसीएआई ने रिकमेंड किए सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो ये दोनों कंसल्ट कर सकते हैं एक जनरल ऑर्डर से या स्पेशल ऑर्डर से। किसके रिस्पेक्ट में कंसल्ट कर सकते हैं? कुछ क्लास ऑफ कंपनीज के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जिसमें ऑडिटर की रिपोर्ट में इंक्लूडेड हो उन क्लास ऑफ कंपनीज के बारे में एक स्टेटमेंट इंक्लूडेड हो या कुछ मैटर्स हो, ठीक। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें ये लिखा हुआ है कि एक नोटिफिकेशन आया था 29 मार्च 2016 में, और वो नोटिफिकेशन बेसिकली इस चीज़ को लेके था कि जब तक एनएफआरए कॉन्स्टिट्यूट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट सारे कंसल्टेशन जो है वो एक कमिटी के साथ करेगा, ठीक है, जिसमें एक ऑफिसर होगा जॉइंट सेक्रेटरी की रैंक पे, या एमसीए जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है उसके इक्विवेलेंट कोई होगा ऑफिसर, कमिटी होगी, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के होंगे और स्पेशल इनवाइट्स होंगे। तो ये मेन बात लिखी गई है जब तक एनएफआरए कॉन्स्टिट्यूट हो उस चीज़ को लेके। नोटिफिकेशन 29 मार्च की बात है। तो रेलेवेंट बात जो इस पॉइंट में है वो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एनएफआरए के साथ कंसल्ट करके एक ऑर्डर पास कर सकता है कि कुछ क्लास ऑफ कंपनीज में ऑडिटर की रिपोर्ट में कुछ स्टेटमेंट भी आए, इंक्लूड हो, कारों में इंक्लूडेड हो, कारों में इंक्लूडेड हो, ऑडिटर की रिपोर्ट का पार्ट बने, हिस्सा बने, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स जो वो प्रिस्क्राइब कर सकता है। उस पर बात इतनी एलैबोरेटिव फॉर्म में नहीं लिखी गई है इस पर्टिकुलर सेक्शन में कि किन मैटर्स की बात की है, किस स्टेटमेंट की बात करी है, वो स्पेसिफाइड नहीं है अभी तक। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कर सकता है स्पेसिफाइड, जब वो चाहे नोटिफिकेशन निकाल के कर सकता है। उसके बाद क्या बात करी है, कंपनी के ऑडिटर की क्या ड्यूटी होती है कि ब्रांच का ऑडिट, ब्रांच ऑडिटर, अब इसकी सेपरेट डिस्कशन हेडिंग 13 ब्रांच ऑडिट में करा है तो वो हम उसी टाइम देखेंगे। लेकिन अगर ब्रांच का ऑडिटर कोई और है, सेपरेट पर्सन है, तो उसके साथ भी कम्युनिकेशन में रहना, उसकी रिपोर्ट्स देखना, उससे ज़रूर बात करना, ताकि एक आइडिया लगे कि हाँ ब्रांच में ये प्रॉब्लम्स थी, कैसे ऑडिट हुआ, कैसे कैसे ऑब्जर्वेशंस डील हुई, क्या वो सॉल्व हुई कि नहीं हुई, वीकनेसेस ये थी, डिस्क्रिपेंसीज ये थी, तो एक आइडिया लगता है कि कंपनी की ब्रांचेस कैसे रन कर रही हैं। उसके अलावा रीजन स्टेट करना, नेगेटिव रिपोर्ट या क्वालिफाइड रिपोर्ट अगर ऑडिटर दे रहा है ना, किस रीजन से दे रहा है वो बताना ज़रूरी है। अपनी कोई कंडीशन मेंशन करना है। एकदम मान लीजिए अनक्वालिफाइड रिपोर्ट जो होती है ना, एकदम प्लेन रिपोर्ट, वो ऑडिटर जो क्लियर रिपोर्ट होती है वो नहीं दे रहा है, उसमें कोई ना कोई कंडीशन लगा रहा है। हो सकता है कोई उसने ऑब्जर्वेशन रेज करी हो, वो कंपनी ने केटर ना की हो या कंपनी ने सॉल्व ना की हो, तो उसमें ऑडिटर को फिर अपना रीज़न भी देना पड़ेगा कि हम क्वालिफाइड रिपोर्ट दे रहे हैं, ओपिनियन दे रहे हैं, तो मेरा ये रीज़न है, ठीक। तो ये थी ड्यूटीज़। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो शुरू होना है वो शुरू होना है कारों का। सबसे पहले इसमें क्या देखा जाएगा, इसमें देखा जाएगा कि कारों किन किन कंपनीज में एप्लीकेबल है। सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दूं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमिटी के साथ डिस्कस करके एक प्रोविजो सेक्शन 143 सबसेक्शन 11 के प्रोविजो के अंडर कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर निकाला 2016, जिसे हम कारो बोलते हैं। अब इसकी रिक्वायरमेंट्स
एग्जिस्टिंग प्रोविजन के एडिशनल हैं। इसकी रिक्वायरमेंट्स जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस हैं सेक्शन 143 के, उसको ऐड करती हैं। अब ये कारो है क्या, बेसिकली हम पहले बात करते हैं इस पे, ठीक। अच्छा, इसमें जैसे सेक्शन 143 की बात हो रही है, तो सेक्शन 143 मेनली क्या बताता है, फोकस करता है ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर पे। अब रही बात कारो की, तो कारो एक तरह का ऑर्डर है जिसमें वो मैटर्स लिस्टेड हैं जिस पे ऑडिटर को मैंडेटरी है कि वो उस पर रिपोर्टिंग दे। वो मैटर्स लिस्टेड हैं जिसमें ऑडिटर को मैंडेटरी है कि वो उस पर रिपोर्टिंग दे। जैसे अब कारो भी कुछ ही कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो वो कौन कौन सी कंपनीज हैं जिस पे कारो एप्लीकेबल है, वो देख लेते हैं। तो ये एक तरह की एडिशनल रिक्वायरमेंट है सेक्शन 143 के, एडिशनल मतलब एक तरह से सेक्शन 143 एक पुश देता है कि कारो होना चाहिए, एक ऑर्डर होना चाहिए जिसके हिसाब से कुछ मैटर्स, कौन कौन से ऐसे मैटर्स हैं जिस पे ऑडिटर को कंपल्सरीली रिपोर्टिंग करनी ही है। लेकिन उससे पहले हमें ये देखना है कि कौन कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जिस पे कारो एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले इसमें, इस ऑर्डर में वो कंपनी स्पेसिफाइड है जो एग्जेम्प्ट है, इस ऑर्डर से एग्जेम्प्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कारो। सबसे पहले तो मैं ये मेंशन कर दूं, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ये पूछा जाता है भी। तो कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिसमें कारो बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। सबसे पहले बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी में जैसे कोई भी बैंक हो गया, एसबीआई है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट बैंक है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, कोई भी बैंक हो, पब्लिक हो या प्राइवेट हो। फिर इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी में न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी हो गई, यूनाइटेड हो गई, बहुत सारी आती हैं इंश्योरेंस कंपनीज भी, ठीक। या फिर जो प्राइवेट वाली भी होती हैं वो भी इंश्योरेंस एक्ट में गवर्न होती हैं, तो वो भी एग्जेम्प्ट होंगी कारो से। फिर सेक्शन 8 कंपनीज, 1% कंपनी। सेक्शन 8 कंपनीज मैंने आपको बताया था स्पेसिफिकली जो वर्क करती हैं नॉन प्रॉफिट के लिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, जिनका कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होता है कंपनी का, उसी को स्ट्रेस करते हुए वो वर्क करती हैं। जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी पुअर लोग हैं उनकी, पुअर स्टूडेंट्स की, पुअर चिल्ड्रन की एजुकेशन को लेके सर्व करना, उन्हें बुक्स देना, फ्री एजुकेशन देना, तो सेक्शन 8 कंपनीज फॉर्म हो सकती हैं ऐसे, या एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉर्म होती हो। फिर 1% कंपनी मैं बता चुकी हूँ, स्मॉल कंपनी भी मैं बता चुकी हूँ। तो ये कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिस पे कारो नहीं लगेगा। उसके अलावा कौन है, प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी जो कि ना तो सब्सिडरी हो ना ही होल्डिंग हो, किसकी, पब्लिक की, जिसका पेड अप कैपिटल। अब देखो ये पूरा पैराग्राफ फॉर्म में लिखा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पे साइड में लिख दे रही हूँ एक जिस्ट फॉर्म में। एक प्राइवेट कंपनी, क्योंकि ये है भी बहुत काफ़ी बड़ा पॉइंट है ये, प्राइवेट कंपनी जो कि ना तो होल्डिंग कंपनी हो ना ही सब्सिडरी कंपनी हो, पब्लिक कंपनी की, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल नॉट मोर देन 1 करोड़ हो एज ऑन द बैलेंस शीट डेट। अब बैलेंस शीट डेट देखेंगे तो वो तो लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट डेट देखेंगे ना, जो लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल्स होंगे उस टाइम की बैलेंस शीट डेट देखेंगे। और रही बात 1 करोड़ की, तो 1 करोड़ से लेस होना चाहिए पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। जो कंपनी के रिजर्व्स होते हैं जिसमें कंपनी का प्रॉफिट जुड़ा होता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, कंपनी फ्री रिजर्व्स भी मेंटेन करती है, कुछ रिजर्व्स जो है वो असाइन करती है किसी प्रोजेक्ट के लिए भी, कैपिटल रिजर्व्स भी आते हैं। तो ये रिजर्व्स प्लस पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 1 CR से ज़्यादा ना हो
ठीक, एंड विच डज नॉट हैव बोरोइंग्स, यानी कि लोन्स, कंपनी के जो लोन्स हों वो 1 CR से ज़्यादा ना हो, फ्रॉम एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंड, 1 मिनट, पहले तो इस पूरे पॉइंट में पेड अप शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस की भी बात करी है, बोरोइंग्स की भी बात करी है, सब में बीच में एंड यूज हो रहा है, यानी कि दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी ज़रूरी हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक कंडीशन कोई फुलफिल हो गई तो कारो की एप्लीकेबिलिटी सर्व हो जाएगी। अब इसमें क्योंकि हम बात कर रहे हैं एग्जेम्प्ट कंपनीज की जो एग्जेम्प्ट हैं कारो से, तो अगर ऐसी प्राइवेट कंपनी जो होल्डिंग और सब्सिडरी नहीं है पब्लिक कंपनी की, उसका पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस 1 करोड़ से लेस है, 1 करोड़ से लेस है, बोरोइंग्स जो है 1 करोड़ से लेस है फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अब ये बैलेंस शीट डेट पे नहीं देखेंगे हम, ये देखेंगे किसी भी टाइम पूरे फाइनेंशियल ईयर में, जैसे 2018-19 19-20 का हमें ऑडिट करना है। अब 19-20 में 2019-20 में पूरे फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि फर्स्ट अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक देखेंगे कि बोरोइंग्स जो है वो 1 करोड़ से ज़्यादा तो नहीं है किसी भी पॉइंट, एट एनी पॉइंट। ऐसा नहीं कि एक पॉइंट पे ज़्यादा है, एक पॉइंट पे कम है। और जो पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स देखेंगे वो बैलेंस शीट डेट के देखेंगे, यानी कि 31 मार्च 2020 जिसका ऑडिट होने वाला है। लास्ट ऑडिटेड का नहीं देखेंगे, 31 मार्च 2020 का देखेंगे, यानी कि जो ऑडिट हमें करना है मेनली, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट तो बाद में जाएगी ना, जब ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट जाएगी, तो उसी डेट का हम देखेंगे पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब इसमें एक और बात लिखी है रेवेन्यू की, कह रहे हैं कि रेवेन्यू जो हो, रेवेन्यू does not have a total revenue as disclosed in Schedule 3 to the Companies Act। अब Schedule 3 के हिसाब से बैलेंस शीट, पीएल एंड कैश फ्लो बनता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं कंपनीज के। ठीक है, तो जो भी रेवेन्यू हो वो 10 करोड़ से ज़्यादा ना हो ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि अब यहाँ पे जो रेवेन्यू की बात करी है वो 10 CR से ज़्यादा ना हो। अब इसमें रेवेन्यू कौन सा और इंक्लूडेड है, फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का मतलब क्या हुआ, इसमें कंपनी ने क्या कुछ ऐसे सेगमेंट्स थे जिस पे कंपनी ने काम करना बंद कर दिया है, ऐसा कुछ है। अब कंपनी के डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस क्या हुए, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का मतलब ये हुआ कि कंपनी के कुछ प्रोडक्ट लाइंस थी, जैसे कंपनी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डील करती है, बिस्किट्स भी बनाती है, बटर भी मैन्युफैक्चर करती है, चीज़ भी बनाती है, रोल्स भी बनाती है, अलग अलग चॉकलेट, तो अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग है। लेकिन उसमें एक प्रोडक्ट लाइन ऐसी है जो कंपनी बेसिकली जो लॉसेस में चल रही है और कंपनी ने वो शट डाउन कर दिया है या उसमें से डाइवेस्ट कर लिया है। एक होता है इन्वेस्ट, मतलब हम पैसा लगा रहे हैं, डाइवेस्ट मतलब पैसा निकालना वहाँ से, और उसे सेपरेटली उसकी इनकम को अलग से रिपोर्ट किया जाता है, दिखाया जाता है कंपनी के फाइनेंशियल्स में। इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग, अगर इनकम है, लॉस हो रहा है तो लॉस कितना हुआ, लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, वो इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बनती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस की भी बात करी है कि अगर उसमें से कोई भी रेवेन्यू हो भी रहा हो ना, लॉसेस बात अलग है, रेवेन्यू हो रहा हो तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो ये एक लिमिट है कारो की कि कौन कौन सी कंपनीज एग्जेम्प्ट हैं। बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेक्शन 8, 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी।
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, कंडीशंस हैं कि उनका पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व्स 1 करोड़ से लेस हो, बोरोइंग्स 1 करोड़ से लेस हो, टर्नओवर रेवेन्यू 10 करोड़ से लेस हो, तभी वो एग्जेम्प्ट होंगी कारों से। अगर ये अमाउंट्स, ये जो लिमिट्स है इससे एक्सीड कर रही हैं तो फिर कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन इस केस में अगर इन लिमिट से ये जितने भी कैटेगरीज हैं ये इस जो भी प्रिस्क्राइब लिमिट हैं उससे लेस हैं तो फिर कारो एप्लीकेबल नहीं होगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगी कारो से। अब रही बात कुछ एग्जाम्पल्स की और क्या मैटर्स रिपोर्ट करने, क्योंकि अब कारो तो स्टार्ट हो गया ही है तो कम से कम एटलीस्ट 2 दिन कारो ही चलेगा। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि और क्या क्या डिस्क्लोजर्स होते हैं ऑडिट रिपोर्ट में, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। कारो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए हम इसे आराम से ही कवर करेंगे। कोई भी डाउट आया हो आज की क्लास में ज़रूर मेरे से पूछिएगा कमेंट बॉक्स पे। Do not forget to like the video, share the video and subscribe my channel. Press the bell icon for latest updates. Follow me on Instagram by the name CA Jyoti Tutorials. और ये जो लिमिट्स हैं ये जैसे इसमें पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात है कारों में, तो वो हम बैलेंस शीट डेट पे तो देखेंगे बट वो अनऑडिटेड होगा, क्योंकि ऑडिट उसके बाद कंप्लीट होगा जब, तब ऑडिट रिपोर्ट एंड कारों की रिपोर्टिंग होगी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसे और देखेंगे अच्छे से और बहुत आराम से पढ़ेंगे ताकि आप सबको समझ आए। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर मेरे से कमेंट बॉक्स पे पूछिए या डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। ठीक, थैंक यू।